गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हम चर्चा कर रहे थे वो कूटनिरपेक्ष आंदोलन और उसके महत्व के बारे में हमने पूर्ण रूप से चर्चा की। आज शीत युद्ध दौर के नए उपशीर्षक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूं। NIEO। N मीन्स न्यू, I इंटरनेशनल, E इकोनॉमिकल, O ऑर्डर। इसका मतलब एक नई आर्थिक अर्थव्यवस्था। ये 1 मई 1974 को यूएनए ने न्यू की स्थापना की घोषणा की। इसकी आवश्यकता क्यों आ पड़ी? प्रश्न ये होगा कि इसकी स्थापना करने की आवश्यकता अब क्यों पड़ गई? आर्थिक नीतियां तो पहले से बनती रही हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत क्यों थी? मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि जिस समय पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई स्थिति में आया, तो बहुत छोटे छोटे देश साम्राज्यवादी देशों से मुक्त हुए, उनकी गुलामी से वो आजाद हुए थे। और यही तीसरी दुनिया के रूप में दिखाई पड़े। इन तीसरी दुनिया के देशों में अधिकांश देश वो थे जो शोषण का शिकार हुए थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई थी। उनके लिए जो शोषण था वो अभिशाप बना हुआ था। उनका शोषण प्राकृतिक, आर्थिक और हर तरह से वो दबे कुचले थे। उसके बाद क्या समस्या आई कि इन जो देश थे वो तीसरी दुनिया के देशों में माने गए और इन्हें अल्प विकसित श्रेणी में रखा गया। अब समस्या थी उनके आर्थिक विकास की कि उनका आर्थिक विकास कैसे हो, क्योंकि कोई भी देश तब तक खड़ा नहीं हो सकता अपने पैरों पर जब तक कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। यदि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो वो कहीं भी अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बहुत आवश्यक था। और अभी तक क्या चल रही थी? पुरानी अर्थव्यवस्था लागू हो रही थी। ब्रेटन वुड के नाम से जो प्रणाली थी वो चली आ रही थी, अभी तक भी चल रही थी। उस प्रणाली की जो सबसे बड़ी खामी थी क्या थी कि केवल वो विकसित देशों के हितों का ही ध्यान रख रहे थे। उसमें केवल जो विकसित देश थे उनके हितों को ही सर्वोपरि रखा गया। बाकी अन्य जो देश थे उनके बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। और अब तीसरी दुनिया के वो देश जो गुट निरपेक्ष देशों के अंतर्गत शामिल हुए, वो नहीं चाहते थे कि वो अन्य देशों, महाशक्तियों के साथ जुड़ जाएं। वो स्वयं सक्षम होकर के खड़ा होना चाहते थे, अपने आप की एक पहचान बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये जो पुरानी व्यवस्था है ये समाप्त हो जाए, इसमें बदलाव आ जाए। इसके लिए ये प्रयत्नशील रहे, कोशिश कर रहे थे। अब जो विकसित देश थे, धनी देश थे, अमीर देश थे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सब क्या थे? विकसित देश थे। तो उस समय सन 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका एक शीर्षक था संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और विकास संबंधी सम्मेलन। इस सम्मेलन में इन स्थितियों पर चर्चा हुई और एक रिपोर्ट, घोषणा भी हुई कि इनके बारे में क्या क्या चीजें सामने लाई जाए।
उस सम्मेलन में 3-4 चीजें रखी गई, सिफारिश की गई। मतलब एक तरह से प्रपोजल था, मतलब उनका लिए जो नई विकसित, अब जो अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने जा रहे थे वो देश एशिया के थे, अफ्रीका के थे। वो चाह रहे थे कि हम भी आगे निकल जाएं, हम भी अपनी विश्व में अपनी अलग पहचान बना लें, हम भी भागीदारी करें अपनी। तो उसके लिए यूएनओ में घोषणा की गई एक नई आर्थिक प्रणाली की व्यवस्था के लिए। कई चीजें सामने सिफारिश में हमारी दिखाई, मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। पहली थी कि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। उसमें यह सिफारिश की गई कि जो पहले अमीर देश, धनी देश, साम्राज्यवादी देश उन पर अपना नियंत्रण रखते थे, अब इन देशों का नियंत्रण उन पर होना चाहिए, वो स्वयं उसके मालिक हों, उनका आधिपत्य हो। दूसरा था विकसित बाजारों तक पहुंच। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित देश तो अपनी मार्केटिंग करते ही थे, उनका व्यापार चारों ओर था, तो विकसित देशों तक उनका भी सामान सामने आए, उनकी भी, वो भी बेच सकें, जो वो उत्पादन कर रहे हैं उसको वो भी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ला पाए। एक सिफारिश। दूसरी ये की गई। तीसरी सिफारिश क्या थी कि टेक्नोलॉजी की कम लागत। जो टेक्नोलॉजी, जितने भी विकसित देश थे उनके पास हर प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्षी, सब प्रकार की टेक्नोलॉजी उनके पास थी। लेकिन जो तीसरी दुनिया के देश थे वो तो अभी अभी आजाद हुए थे, उनके पास संसाधन तो थे लेकिन अभी वो उस चीज को प्रयोग में नहीं ला पा रहे थे। अभी तक तो नियंत्रण ही साम्राज्यवादी देशों का साथ थी तो उनकी चीजें, लेकिन प्रयोग में तो वही ला रहे थे। तो और एक बात और, ये जो देश थे इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि प्रधान थी। कच्चा माल तैयार करते थे ये लोग। वो कच्चा माल, रॉ मटेरियल, वो जल्दी खराब भी हो सकता है और उसको बहुत देर तक रख नहीं सकता है। अब जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो क्या करते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, उनके पास पैसा है तो वो कम दाम दे करके उनके सामान को खरीद सकते हैं। तो ये तय किया गया कि जो अपनी टेक्नोलॉजी सस्ते दाम में उन्हें दे। चौथी बात एक और रखी गई, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका। जितने बड़े बड़े वो हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, जैसे विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बैंक है जो सहायता करता है, तो वही चाहते थे कि ये भी मांग रखी गई कि इनकी भी भागीदारी इसमें हो, ताकि वो इन के माध्यम से अपने आप को पहचान दिला पाए। ये 4 बातें थी इस पर। लेकिन कई बाधाएं भी इसके मामले में आई, कई सारी रुकावटें, कोई काम करते हैं तो रुकावटें आती हैं। पहली रुकावट बताती हूं, मैं संक्षेप में बता रही हूं। पहला है कि उत्तर दक्षिण संवाद, जो विश्व था 2 भागों में बढ़ गया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली ये सब थे, और दक्षिणी गोलार्ध में एशिया, अफ्रीका के सब देश थे। वो संपन्न देश थे जो उत्तरी गोलार्ध में थे, और दक्षिणी गोलार्ध में वो देश थे जो अभी धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल कर रहे थे। तो दोनों में क्या हुआ, संवाद की कमी हो गई। जिसके पास पैसा है वो क्यों चाहेगा किसी से बात करना, तो वो इग्नोर करते रहे, उनकी बात को ध्यान नहीं दे रहे थे। वो अपनी बात को सामने ला रहे थे लेकिन उस बात को वो पहुंच से बाहर हो रही थी, वो बात नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से उनके बीच में संवाद की कमी होती गई। फिर दूसरी बात एक और रही, प्रयासों की कमी। 1980 के दशक में आते आते उनकी NIEO के जो प्रयास थे वो मंद हो गए, क्योंकि कोई प्रयास तभी सफल होता है जब हम उस पर पूर्ण रूप से सतत प्रयत्न करते रहें। तो प्रयास ढीले हो गए तो उसके प्रयासों में भी कमी आती चली गई। फिर एक और दिखाई पड़ी बाधा, एकजुटता, क्योंकि ये भिन्न भिन्न मतलब देश थे, अलग अलग जगह से थे, अभी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी, तो इनमें यूनिटी नहीं थी। अब यदि आपके अंदर यूनिटी नहीं है तो दूसरा तोड़ भी सकता है आपको। तो एकजुटता की कमी थी। संपन्न देश एकजुट थे, वो अलग अलग विचारधारा के थे, तो ये बाधाएं भी उसके लिए बाधक बन रही थी। तो एक जो
एक और चीज देखे तो एक क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि क्या केवल ये विचारों तक ही सीमित रह गई है? जो NIO, जो न्यू आर्थिक व्यवस्था की जो एक बात उठी थी, क्या ये विचारों तक रह गई? तो कुछ शब्दों में मैं कह सकती हूँ हाँ। इसलिए क्योंकि वो बात बन नहीं पाती जिस पर सतत प्रयास ना किया जाए। लेकिन हाँ, अभी एक आशा की किरण भी है। दक्षिण मतलब है कि वो देश जो गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी आर्थिक अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है, भारत का प्रमुख स्थान है, भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, टेक्नोलॉजी है उसके पास, अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष के लिए जो उसने बहुत अच्छी पहुंच अपनी बनाई है, बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे वो बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। तो इनको एकजुट होने की आवश्यकता है। सभी एक दूसरे का सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, सभी एक दूसरे की सुरक्षा करें, और आर्थिक उद्योगों में भारत इनकी बहुत अधिक सहायता कर सकता है। और आज भी विश्व में भारत को एक उच्च स्थान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो इन सभी के लिए कटिबद्ध है, वो उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, और यदि आपको नहीं आता है तो फिर मैं दोबारा से भी इसको समझा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।